स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलपीजी चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन, एलपीजी का अप्रेजल हम पूरा पढ़ेंगे, हम तीनों पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एलपीजी की पहले तो फुल फॉर्म क्या है? एल इज लिबरलाइजेशन, P is privatization, and G is globalization. हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स में ये पढ़ा कि आखिर किस तरह से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या हालत थी, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने ये पढ़ा कि आखिर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बारे में पढ़ा कि एट दिस पॉइंट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी। उसके बाद हमारे पास 1991 में ये एलपीजी पॉलिसी आई है। तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि आखिर ये जो 1950 से 1990 है, इन 40 सालों में हमारी इकोनॉमी ने क्या प्रोग्रेस की, ठीक है। तो यानी कि अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 44 ईयर्स का ट्रैवल है, और उससे पहले तकरीबन 200 साल तक हम किस पे डिपेंड रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे। अब अगर कोई इतने साल हमारे घर पे राज कर ले और जब वो चला जाए तो उसके बाद दिस इज़ वेरी टफ ना कि हम किसी और को फिर से अपने यहाँ आने दें। तो हमारे यहाँ उस समय ये डिसीजन लिया गया कि वैसे तो हमारा सोशलिस्ट पैटर्न चलेगा, ठीक है, लेकिन उस सोशलिस्ट पैटर्न के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की हैं यूनिट्स, हम उनको बंद नहीं कर सकते, वो भी पैरेलल चलेंगी, बट मेजर स्टेक हमारा पब्लिक सेक्टर अपने पास रखेगी। पब्लिक सेक्टर पूरा सोशल वेलफेयर पे काम कर रही थी, क्योंकि बहुत ख़राब हालत में वो लोग छोड़ के गए थे हमारी इकोनॉमी को। तो उसके लिए बहुत सारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनानी, सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ बनानी, ये सब चल रहा था। और इन सब के चलते चलते हालत ये आ गई थी कि इन 40 सालों में हम लोगों ने पूरी तरह से एक इनवर्ट लुकिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे काम किया था। हम लोगों ने पूरी तरह से इस चीज़ पे काम किया कि कैसे हम सब कुछ अपने आप करें विदाउट टेकिंग हेल्प। ऑल्दो इस दौरान ऐसा भी हुआ था कि हमारे यहाँ क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी बहुत ख़राब हो गई थी, तो उस फर्टिलिटी को ठीक करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाए। बट उससे पहले हमारे यहाँ हमें पूरा जो वीट एंड ऑल था वो यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था। चलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमारी वो स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। एग्रीकल्चरल से हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी हुए सर्विस सेक्टर पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। ऐसा नहीं है कि एकदम ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी रही थी, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आई इन 40 सालों में। बट हुआ क्या ना, जब आप एकदम अपने आप को क्लोज करके रहते हो और आप सिर्फ वेलफेयर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके खर्चे तो बट ऑफिस से ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी की वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं मिलती थी। इनफैक्ट अगर हमारा वीट से इंपोर्ट कम हुआ तो हमारे ऊपर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उसका हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ। अब वो इंपोर्ट जब हो रहा था तो उसमें अब प्रॉब्लम ये आई कि हम लोग पेमेंट्स तो कर रहे हैं डॉलर्स में, लेकिन हमें जो मिल रहा है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा, तो जो हमारा इंपोर्ट है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो आपस में ना मैच नहीं कर रहा। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे, तो हमारे पास ना पेमेंट उतनी आ नहीं रही। अब ऐसे में हमारे पास जब ये स्थिति आती है कि इस तरह के क्राइसिस आते हैं कि हम पेमेंट्स ज़्यादा करें और हमारे पास रेवेन्यू कम आए, तो उस स्थिति को हम कहते हैं डेफिसिट। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अचानक से हो गया था। जब 1947 के बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उसके बाद हमारे टोटल
7 5 ईयर प्लान्स बन गए थे। उन 7 5 ईयर प्लान्स में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी किया था, कुछ को नहीं भी किया था, तो सब कुछ बहुत मिक्स्ड चल रहा था। बट 1980 से ही समझ में आने लग गया था कि अब हम थोड़ा थोड़ा डेफिसिट में आने लगे हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लानिंग्स बनानी शुरू कर दी थी। बट स्टिल हमारा इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर पेट्रोलियम पर, और जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ वेरी वीकर सेक्शन है, हमें इन सब को ठीक करने के लिए बहुत फंड्स की ज़रूरत थी, और उतना फंड हमारे पास नहीं था। हम डे बाय डे हमारी हालत कम होती ही चली जा रही थी, एंड इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। हमें ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? आखिर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमें वो सिचुएशन नहीं पता होगी तो हम आज की सिचुएशन को कंपेयर करके प्रेज़ नहीं कर पाएंगे, और हम और डेवलपमेंट करने की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, इन 40 सालों में कैसे काम हुआ, और फिर ये जो इतनी सारी हमारी, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया था तो उससे रिच फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, स्मॉल फार्मर्स को कम बेनिफिट हुआ। अब वो स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देनी शुरू कर दी, सब्सिडाइज्ड रेट पे फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दिया, फार्मर्स को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने डोमेस्टिक ट्रेड को बिल्ड करने के लिए इंपोर्ट पे बहुत सारे उन्होंने टैरिफ एंड कोटास लगा दिए थे। ये सब कुछ उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के थ्रू अपने पास सारे सेक्टर्स रखे, प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए लाइसेंसिंग उन्होंने दी, तो उन्होंने सब किया। लेकिन उन सब के ड्रॉबैक्स के चलते एक सिचुएशन ये आनी शुरू हो गई 1980s में कि हमारे पास फंड्स की कमी होनी शुरू हो गई, और इस वजह से अब वो टाइम आ गया, द हाई टाइम, हमारे रिज़र्व्स बिल्कुल नहीं बचे थे। अराउंड 15 डेज़ के रिज़र्व्स बचे थे, उसके अलावा हमारे पास रिज़र्व्स नहीं बचे थे। ऐसे में दिस वाज द हाई टाइम कि हमें उनसे बाहर से हेल्प लेनी होगी। अब बाहर किससे लेंगे? वेरी ऑब्वियस ना, हम बाहर जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएंगे। वर्ल्ड बैंक को हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो IDRD, हम इनके पास जाएंगे। अब इनके पास गए तो क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं ना कि वो हम जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा अच्छा बेटा आ जाओ ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि हमें उनकी भी कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी, 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चलें, तभी तो बीच में मिलेंगे। अब हमारे 2 कदम तो ये गए कि हमने अपनी ईगो छोड़ के, हमने अपना डर छोड़ के कि फिर से कहीं ये हम पे रूल ना करने लग जाएं, हम चले गए। उन्होंने कहा कि देंगे जी, बिल्कुल देंगे भाई, देंगे। बट क्यों देंगे? उन्होंने कहा पहले तो ये जो सारा काबू करके बैठे हो ना अपने ऊपर ही, सारा पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है, उसे हटाओ, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाओ ताकि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करे कोई। पब्लिक सेक्टर जब तक काम करता है ना, तब तक सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट का रोल कम करो, अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा हटाओ। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो आपने इतनी लगा रखी हैं, बिल्कुल ऐसे बंद होके बैठे हो, भाई मेरी जायज़ है ना। 200 साल कोई हमारे घर में घुस के बैठ गया, हमें उससे पूछ के खाना पीना सोना पड़े, तो भैया हमारे घर कोई आएगा तो हम तो डरेंगे ही। बट चलो कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो हमने डर के आगे जीत ली, हमने उनकी बात मानी कि ठीक है जी, हम लिबरलाइज़ करेंगे खुद को, हम अपने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप होंगे, हम गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस करेंगे, हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हटाएंगे, यानी कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, जो कि ये थी। हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, और इस वजह से फिर हमें लोन मिल गया $7 बिलियन का।
$7 बिलियन का हमें लोन मिला, जिससे हमने अपनी स्थिति को थोड़ा संभाला। और तुम्हें पता है ये जो 1991 की पॉलिसी आई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये लेकर कौन आए थे, इनकी पूरी स्ट्रक्चर किसने बनाई थी? इनका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनके लिए ये बोला जाता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इंसान इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो मोस्ट सक्सेसफुल रहे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन। बट वही होता है ना, हर इंसान के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक इंसान एज अ फ्रेंड हो सकता है बहुत अच्छा हो, एज अ ब्रदर बहुत अच्छा हो, लेकिन एज अ सन हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन एज अ सन बहुत अच्छा हो, एज अ फ्रेंड अच्छा ना हो। तो एक इंसान की ना मेनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें वो किसी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा होता है और किसी में उतना अच्छा नहीं होता। तो यही हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके साथ हुआ। तो क्या नाम था इनका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई ना कि इन 44 इयर्स में इंडिया जितना ग्रो नहीं कर पाई थी, 1991 के बाद ना 2001 में, इन 10 सालों में ना शक्ल बदल गई थी इंडिया की। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट उस एनईपी को जाता है। आज की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं, मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड, दैट्स ऑल ओके, बट वो पॉलिसी वॉज अ लैंडमार्क फॉर इंडियन इकोनॉमी, कि इंडिया की शक्ल बदल गई उसके बाद। इतना तरीके से पॉलिसी को लगाया गया विद लिबरलाइजेशन, विद रिस्ट्रिक्शंस, कि अब आओ ट्रेड करने, हम बताते हैं हमारी शर्तों पर ट्रेड करोगे अब। तो दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो भी मेजर्स लिए उन्होंने, जो भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, अब हमारी एनईपी तो बन गई थी। अब एनईपी बनने के बाद दो तरह से मेजर्स लिए। एक उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट टर्म लेंगे, और एक उन्होंने कहा हम लॉन्ग टर्म लेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, यानी कि जो सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज करना, ये हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, कि हम जो भी सिचुएशन है शॉर्ट टर्म मेजर्स लेंगे, और जो हमारे छोटे छोटे वीकनेसेस हैं उनको हम दूर करेंगे। जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया है उसको हम दूर करेंगे, जो हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है उसे हम ठीक करेंगे। यानी कि छोटी छोटी स्मॉल, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही वाली हिसाब है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कि बीओपी को ठीक करो, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई है उन कमी को ठीक करो, जो हमारा प्राइस इतना राइज हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। थोड़ा सा वो सब चीज़ें करके सिचुएशन को, इकोनॉमी के अंदर जो इतनी उथल पुथल चल रही है, इस उथल पुथल को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। ठीक है, हम रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी अगर हम कम्प्लीटली रोक देंगे। हलचल होनी ज़रूरी है। पानी खड़ा हो ना तो ख़राब हो जाता है, पानी में हलचल बहुत ज़रूरी है। तो अब वो हलचल होनी चाहिए, लेकिन अगर वही पानी हलचल के अलावा तेज़ी से उफान में आए तो वो पूरी के पूरे गांव ख़त्म कर सकता है। हमें वो हलचल ख़त्म करनी है, हमें वो हलचल की स्पीड कम करनी है, और हमें स्टेबलाइज करना है थोड़ा सा। तो प्राइसेस को कंट्रोल करो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करो, बीओपी में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसे ठीक करो, इन्फ्लेशन को ठीक करो। ये सारी जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इन सबको हमें ठीक करना है। ये हमारे हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। बस ये कीवर्ड्स तुम्हें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो कंप्लीटली स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है? अब हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया,
हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशंस में हम चेंजेस लाएंगे, हमारा बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को अपना बढ़ाना है। अब जब मैदान में उतरे तो भाई पूरा रेडी होके उतरेंगे ना। अब इंटरनेशनल अगर हमने अपने द्वार खोल दिए तो अब ज़रा तरीके से करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएँ उस लेवल को बढ़ाएंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब ये सब करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 मेजर्स लिए जो हमारे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमें आगे के सेशंस में ये तीनों मेजर्स को पढ़ना है और फिर हमें ये पढ़ना है कि आखिर हम इन तीनों मेजर्स में इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या रहे, टू व्हाट एक्सटेंट हम इन मेजर्स को अचीव कर पाए एंड इन ओवरऑल हमारी एलपीजी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही, कहाँ पर हम सक्सेसफुल नहीं रहे। बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ अच्छा और कुछ गड़बड़। बस हमें ये देखना है कि जो अच्छा है उससे हमारे लोगों को बेनिफिट मिले और जो अच्छा नहीं हुआ उससे नुकसान कम से कम हो और उसको हम सुधार के आगे की प्लान बना सकें। ठीक है, तो आज का सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लस अगर यू नीड नोट्स ऑफ दीज चैप्टर्स जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, मेरे सभी सोशल मीडिया का भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन। गुड लक ऑल ऑफ यू।